हाँ दोस्त, तो आप लोग शेयर कर दें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, जुड़ जाए दोस्त, क्योंकि आज 1000 का टारगेट है दोस्त। 1000 बच्चे रहना चाहिए, लाइव में ऐड होना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक मात्रा में सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त, क्योंकि वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो सबसे पहले अधिक मात्रा में शेयर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग सबसे पहले शेयर कर दे। तो दोस्त, आज प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा क्लास है दोस्त। और जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास मेरा नहीं देखा है तो इसी चैनल पे फर्स्ट क्लास है और देख लेना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और 480 का टारगेट बना रखेंगे दोस्त। अगर 480 लाना है ना दोस्त तो मेहनत की आवश्यकता है, सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। अब बताओ दोस्त, जो मेहनत करेगा नहीं वे 480 का टारगेट कैसे सोच सकता है। हाँ, जुड़ जाए दोस्त, अधिक से अधिक बच्चों को ऐड करने का प्रयास करें, ताकि आज 1000 बच्चे ऐड होना चाहिए लाइव में। 1000 ऐड होना चाहिए दोस्त लाइव में। हाँ दोस्त, और डेली 2 बजे 2 PM में लाइव चलता है दोस्त, क्लास 10th का सिर्फ। हाँ, तो इसी टाइम में आपको डेली जुड़ना है दोस्त। जो भी नए बच्चे हैं और जिसको जानकारी नहीं है तो 2 बजे आपको ऐड होना है दोस्त। और क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये उद्देश्य से नहीं पढ़ना है दोस्त कि सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है। ये भी उद्देश्य रखे दोस्त कि आने वाले भविष्य में अगर नौकरी नहीं लगा किसी तरह से, तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस मंच से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरह से आप लोग भविष्य में पढ़ाने का काम करना है दोस्त। आज अच्छी तरह से आप लोग समझने का प्रयास करना है दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। हाँ, पार्श्विक विस्थापन क्या है दोस्त, इसको समझने का प्रयास करें। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा दोस्त, जब तक नहीं समझिएगा ना तो आपका 400 नंबर नहीं आ सकता है। ये देखो दोस्त, ये कांच का स्लैब है। ये जो है ना कांच का स्लैब है, कांच का स्लैब है, कांच स्लैब ये इसको बोलते हैं दोस्त। ये पारदर्शित पदार्थ है, पारदर्शित पदार्थ है दोस्त। सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझना है और ये चैप्टर को अच्छी तरह से समाप्त करना है दोस्त, ताकि हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन को पूछता है एग्जामों में दोस्त। ये थोड़ा समझे दोस्त। ये प्रकाश के किरण आ रहा है, ये प्रकाश की किरण आ रहा है दोस्त, विरल माध्यम है, माध्यम। और मैंने विरल माध्यम अच्छी तरह से समझा दिए हैं दोस्त कि किसे कहते हैं। अब देखो ये आ रहा है ना, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे। अब देखो दोस्त, जब कांच के स्लैब में प्रवेश किया, कांच के स्लैब में प्रवेश किया तो ये देखो
प्रकाश इस तरह से आया, हाँ यहाँ क्या है दोस्त, यहाँ देखो संघन माध्यम है, ये संघन माध्यम है। अब देखो यहाँ पर ही लंब डाल रहे हैं, यहाँ पर ही लंब डाल रहे हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे दोस्त बताओ? आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहा जाएगा। ये बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाएगा दोस्त। जब प्रकाश की किरण आएगा ना और अपवर्तक सतह पर जिस बिंदु पर टकराएगा ना, उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहा जाएगा दोस्त। अच्छी तरह से समझना है। ये लंब डाले, ये लंब डाले हैं तो इसी को क्या कहेंगे दोस्त? अभिलंब कहेंगे, अभिलंब कहा जाएगा दोस्त, अभिलंब कहा जाएगा। अब देखो जब प्रकाश की किरण को विरल माध्यम में प्रवेश किया, यहाँ से विरल माध्यम में आया, ऊपरी वाला विरल माध्यम है, नीचे वाला संघन माध्यम है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये क्या करेगा ना, धीरे हल्का मुड़ के इधर में चले जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा दोस्त। अब देखो प्रकाश की किरण इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब देखो इसको जाना चाहिए था इस तरह से और मुड़ गया, ये नहीं है अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब देखो ये पॉइंट मिलेगा ना, इसको पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा। यहाँ से यहाँ दूरी को क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? अपवर्तन कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण कहा जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपतित की ना किरण आए, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहा जाएगा। अब देखो प्रकाश की किरण आया ना, कांच के स्लैब पर जिस बिंदु पर टकराया ना, उसको क्या कहेंगे दोस्त? आपतन बिंदु कहा जाएगा। और जो लंब डाले हैं ना, और लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहा जाएगा। ये देखो दोस्त, लंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा ना, आपतन कोण कहा जाएगा। सीधा सीधी पॉइंट है दोस्त। अब देखो दोस्त, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा ना, उसको आपतन कोण कहा जाता है। हाँ, इसको आपतन कोण कहते हैं दोस्त, आपतन कोण कहा जाएगा। इसको I से सूचित किया जाता है दोस्त, इसको R से सूचित किया जाता है। और हमको क्या पूछ रखा था? पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो देखो दोस्त, पार्श्विक विस्थापन यही दूरी को कहा जाएगा, पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा। इसको जब अब देखो दोस्त, इसको ये लंब है ना, लंब को अभिलंब कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें दोस्त। जब ये विरल से आया ना, तो ये जो है ना संघन माध्यम, यानी कि भीड़ भाड़ को संघन माध्यम कहेंगे, मेला को ही क्या कहेंगे? संघन माध्यम ही कहा जाएगा। अब देखो दोस्त, कोई भी बच्चे रफ्तार से साइकिल चलाता है, अब रफ्तार से साइकिल चलाता है दोस्त, तो उसको कहेंगे विरल माध्यम कहा जाएगा। यानी कि उसको खाली रास्ता मिला ना और वे साइकिल रफ्तार से चलाया ना, इसी को क्या कहा जाएगा? विरल माध्यम कहा जाएगा। या भीड़ भाड़ को संघन माध्यम कहा जाएगा दोस्त। संघन माध्यम भीड़ भाड़ को कहा जाएगा, मेला को संघन माध्यम कहा जाएगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें दोस्त। जिसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक मात्रा में गमन करता है, उसी को बोलेंगे विरल माध्यम कहेंगे। प्रकाश की चाल सर्वाधिक मात्रा में गमन करेगा, उसको विरल माध्यम कहा जाएगा। और जिसमें प्रकाश की चाल कम गमन करेगा, उसको संघन माध्यम कहा जाएगा दोस्त। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, अब आगे समझना है दोस्त। आपका पार्श्विक विस्थापन देखो, ये है ना संघन, जब विरल से संघन में प्रवेश करेंगे ना, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा दोस्त, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब देखो अभिलंब की ओर मुड़ा दोस्त और इस तरह से चला गया। अब देखो इसको इस तरह से जाना चाहिए था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया। अब इसको क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को
पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा। अच्छी तरह से समझना है दोस्त, सारा कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आपका 480 का टारगेट रखे हैं ना, तो अच्छी तरह से समझना होगा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। पार्श्विक विस्थापन क्या है, यह किन दो बातों पर निर्भर करेगा, ये समझो दोस्त। जब कांच की स्लैंप में प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, देखो ये कांच की स्लैंप है दोस्त, ये देखो कांच का स्लैंप है, कांच का स्लैंप है दोस्त। जब आपतित किरण, यहाँ से देखो आपतित किरण है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत कोण, निर्गत किरण के बीच, यहाँ देखो दोस्त और यहाँ देखो, जब इसको कांच में प्रवेश किया ना तो इसको देखो लंब डाल दिया, इस तरह से चला गया, इस तरह से चला गया। और जाना चाहिए था इसको, क्योंकि संघन में न था तो विरल की ओर ये क्या हुआ दोस्त, इन्हें अभिलाम की ओर मुड़ गया है। विरल से जब संघन में जाता है ना तो अभिलाम की ओर मुड़ जाता है प्रकाश की किरण। अब जब मुड़ गया ना दोस्त, जब प्रकाश की किरण मुड़ गया ना, हाँ धीरे मुड़ गया और इस तरह से फैला दिया आपका, फिर मिल गया इसको संघन माध्यम ही इन्हें मिल गया, ये सारा पॉइंट संघन माध्यम मिल गया, फिर इन्हें से भैकम मार लिया इस तरह से। अब देखो इसको प्रकाश को इस तरह से आना चाहिए था, इन्हें आपका प्रतीक हो गया। अब ये जो है ना निर्गत कोण है, हाँ निर्गत किरण कहा जाएगा, निर्गत किरण कहा जाएगा। और ये डिस्टेंस को पार्श्विक विस्थापन ही कहा जाएगा, पार्श्विक विस्थापन ही कहा जाएगा। मैंने अच्छी तरह से समझा दिया दोस्त। अब देखो लंबवत दूरी होती है, इसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा। ये देखो लंबवत दूरी है दोस्त, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा, पार्श्विक विस्थापन कहा जाएगा। अब आगे थोड़ा समझने का प्रयास करें। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यह जो है ना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सारे बच्चे ने आज मन उदास दिखाई दे रहा है दोस्त, आप ही लोग बताओ, देर से ऐड हुए आप लोग जुड़े। चार 400 लाना है ना दोस्त, तो कुछ करना होगा। 480 के टारगेट आप लोग धैले हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रहना चाहिए। अगर टॉप करना है बिहार टॉप, तब मेहनत करने पड़ेगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है दोस्त। अब देखो, यह कांच स्लैंप को मोटाई पर सीधा समानुपाती होता है। फर्स्ट देखना है दोस्त, यह कांच के स्लैंप की मोटाई के सीधा समानुपाती होता है। दूसरा, यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। ये वाला आपतन कोण किसको बोलते हैं दोस्त, समझने का प्रयास करें। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा ना, इसी को बोला जाएगा आपतन कोण के सीधा समानुपाती होता है। और थोड़ा समझने का प्रयास करें। यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। यह अपवर्तनांक को बढ़ाने से क्या होगा दोस्त, बढ़ जाएगा, सीधी बात है। हवा का देखो दोस्त, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक, हाँ हवा का अपवर्तनांक 1 होता है दोस्त। अब देखो निर्वात का देखो दोस्त, निर्वात का अपवर्तनांक देखो 1 से कम होता है, 1 से कम। हवा का 1 होता है दोस्त, और निर्वात का 1 से कम होता है अपवर्तनांक। ये पूछेगा यहाँ से, ये दोनों बहुत पूछता है दोस्त, सारे बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। अब देखो बर्फ का देखो दोस्त, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.3 होता है बर्फ का। अब देखो पानी का अपवर्तनांक दोस्त, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। एल्कोहल देखो दोस्त 1.6 होता है, अल्कोहल में 1.6 होता है दोस्तों, अल्कोहल में 36 होता है। हाँ, अब देखो बेंजीन का दोस्त 1.50 होता है, 1.50
शून्य होता है आपका बेंजीन का। क्राउन कांच का देखो दोस्त, क्राउन कांच का 1.52 होता है आपका क्राउन कांच का। फील्ड कांच का देखो दोस्त 1.65 होता है फील्ड कांच का। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले जाना है दोस्त, और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये उद्देश्य ना रखे दोस्त कि हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ के नौकरी लेना है। ये भी उद्देश्य रखे दोस्त, जिस तरह से जिस मंच पर से हम बोल रहे हैं ना, आप लोग के पढ़ा रहे हैं ना, एक दिन भविष्य में इसी तरह से आप लोग किसी बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना है दोस्त। हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू। अभी तो टेलर चालू किए हैं दोस्त, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है, तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अब देखो दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त? 1.68 होता है दोस्त, 1.68 होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो नीलम का, ये VVI है दोस्त, VVI है नीलम का 1.77 होता है। अब रूबी के देखो 1.71 होता है रूबी का। तारपीन का तेल देखो 1.47 होता है आपका तारपीन के तेल का अपवर्तनांक। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। आपका VVI है दोस्त, बता रहे हैं आपका VVI है, 3-4 प्रश्न VVI है। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 1.33, और आपका हवा का हो जाएगा, हवा का 1 हो जाएगा। निर्वात का 1 से कम होगा दोस्त, ये VVI है। और पूछता है दोस्त, हाँ नीलम VVI है दोस्त, नीलम है 1.77 है आपका VVI। और कार्बन डाइऑक्साइड है 1.68 है आपका, इतना याद रखना होगा दोस्त। हाँ, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है दोस्त, 2.42 होता है हीरा का। अब केरोसिन के तेल को 1.47 होता है तारपीन का तेल, केरोसिन का तेल दोस्त। अच्छी तरह से समझना है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, सबसे कम किसका है दोस्त, मेरे कमेंट में बताओ। हाँ, अब देखो दोस्त, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हवा का बताओ दोस्त, हवा का बताओ 1 होता है। अब देखो निर्वात का, देखो निर्वात का देखो दोस्त 1 से कम होता है, 1 से कम होता है दोस्तों निर्वात का। अब थोड़ा और समझने का प्रयास करें। ये निर्वात हो गया दोस्त। जल का देखो दोस्त, जल का 1.33 होता है जल का, इतना याद रखना है दोस्त। और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड 1.68 होता है दोस्त, इतना याद रखना होगा। अगर बोलेगा दोस्त कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, अपवर्तनांक किसका है दोस्त, तो बताना है कि हीरा का है, 2.42 होता है। हवा का 1 होता है दोस्त, निर्वात का 1 से कम होता है दोस्त। जल का 1.33 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.68 होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के। अच्छी तरह से उतारना है दोस्त, सारा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना है। ये देखो दोस्त, आप इसको समझने का प्रयास करें। हाँ,
यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो दोस्त, कहेगा कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना है, तो 400 एंगस्ट्रम है। एक एंगस्ट्रम बराबर बताओ दोस्त 10 के पावर -10 होगा कि नहीं होगा। एक एंगस्ट्रम बराबर बताओ दोस्त 1.10 -10 होगा दोस्त, एक एंगस्ट्रम बराबर। इसको समझने का प्रयास करना है। अब थोड़ा देखो दोस्त, हाँ, बैगनी का 400 एंगस्ट्रम होता है, जमुनी का 4500 स्पेक्ट्रम होता है, नीला का 4800 स्पेक्ट्रम होता है, हरा का 5400 स्पेक्ट्रम होता है, पीला का 5800 स्पेक्ट्रम होता है, और देखो दोस्त नारंगी का 6000 स्पेक्ट्रम होता है, लाल का 6900 से 7500 स्पेक्ट्रम होता है। सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का है दोस्त, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है दोस्त, तो लाल का तरंगदैर्घ्य है। पूछेगा दोस्त कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो बताना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है दोस्त। अब कहेगा कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो बताना है दोस्त कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। हाँ, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है दोस्त, तो कहना है दोस्त बैगनी का। बैगनी का अगर कहेगा दोस्त किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, हाँ, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो कहना है दोस्त लाल रंग का। अगर कहेगा दोस्त कि किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है, प्रकीर्णन आगे समझना है दोस्त, थोड़ा ये दोनों पॉइंट को याद रखना है दोस्त। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम है, तो कहना है कि बैगनी का कम है। इसको बताओ दोस्त, इसको बताओ। हाँ, तरंगदैर्घ्य बैगनी का कम है और लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है दोस्त। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो दोस्त, इसको देखो, हाँ, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है दोस्त। और सारा याद करना पड़ेगा दोस्त, सारा याद करना होगा। ये देखो दोस्त, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का सबसे विचलन ज़्यादा होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। अब देखो, विचलन माने फैलाव होता है दोस्त, हाँ, रंग का फैलाव होता है। बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है दोस्त, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन मान सबसे अधिक होता है। अब देखो, लाल रंग का विचलन कम होगा दोस्त, और देखो क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना, इसीलिए इसका विचलन कम होता है। अब आगे पढ़ना है, अपवर्तनांक पढ़ना है दोस्त। अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, बताओ। अपवर्तनांक किसे कहेंगे देखना है दोस्त। अपवर्तनांक बहुत पूछता है दोस्त, बहुत पूछता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब देखो दोस्त, अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, बताओ। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, इसको एन से डिनोट करते हैं दोस्त।
C/Cn होता है आपका ये। अब देखो दोस्त, इसको भिन्न में है ना, इसको भिन्न में है ना, तो इसको अनुपात में अवश्य चेंज कर लेंगे दोस्त। इसी अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाएगा दोस्त। ये देखो अपवर्तनांक बहुत भी आई है दोस्त, बहुत भी आई है। कहेगा कि अपवर्तनांक किसे कहेंगे, तो ऐसे डिफिनेशन देना है, शून्य में प्रकाश की चाल का अनुपात और माध्यम में प्रकाश की चाल के अपवर्तनांक को अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाएगा दोस्त। फिर से समझने का प्रयास करें। शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहा जाएगा दोस्त। चाहे ऐसे डिफिनीशन दे सकते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपातों को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहा जाएगा दोस्त। सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करना है। ये देखो दोस्त, शून्य में प्रकाश की चाल अनुपात, अब देखो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे दोस्त। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। ये देखो अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, आगे ढेर बढ़ गया दोस्त। किसी माध्यम में जल, हवा, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कि गुना कम या अधिक होता है, उसी को बोलेंगे अपवर्तनांक बोलेंगे दोस्त। चाहे डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है दोस्त। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करें। अपवर्तनांक एक से कभी नहीं हो सकता, अपवर्तनांक एक से कम कभी नहीं हो सकता दोस्त। अपवर्तनांक जो है ना, एक से कभी कम नहीं हो सकता। निर्वात का अपवर्तनांक एक से कम, सबसे कम, निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम एक होता है दोस्त। निर्वात का सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42 होता है दोस्त। अब देखो अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन है, यानी कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ऐसा मात्रक नहीं होता है दोस्त, ऐसा मात्रक नहीं होता है। जैसे कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है ना दोस्त, जूल होता है ना। बल का क्या होता है दोस्त, बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन या भार का न्यूटन होता है, भार का न्यूटन होता है। तो ये बताओ दोस्त, इस तरह से इसका कोई मात्रक विहीन है, यानी कोई मात्रक इसका नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहा जाएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है, बहुत। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे, बहुत भी आई है दोस्त, बहुत। अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये देखो दोस्त, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इससे किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात की अपेक्षा निकालते हैं, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा दोस्त। अब बताओ, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अपवर्तनांक अनुपात को क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। तभी कहेंगे दोस्त जब उसका निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए, तभी कहा जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है
तो उसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, 1.5 होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, जो कि प्रकाश की चाल बराबर देले है दोस्त। हवा के प्रकाश के चाल बराबर देले हैं। हवा कहे, वायु कहे, या हवा कहे, या निर्वात कहे। अब बताओ दोस्त, तीनों एक ही होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर जल में दे ना दोस्त कि जल में बताओ 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर कांच की बात करें, कांच की, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है कांच में। इस तरह से याद करना होगा अच्छी तरह से। अब देखो दोस्त, हमको क्या पूछ रखा है, हवा, प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। यदि हवा में प्रकाश की चाल इतना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो दोस्त, हवा में तो प्रकाश की चाल दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखो कांच का अपवर्तनांक भी दे रखा है 1.5 दे रखा है। तो मैंने बताया था दोस्त, मैंने बताया था कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, n बराबर c/cn बताए थे। अब देखो ये जो है ना अपवर्तनांक है। अब देखो इसको 1.5 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अब देखो इसको देखो, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल नीचे लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो छिटवा, ऊपर चलेगा माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल, नीचे चलेगा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो 3 × 10⁸ हो जाएगा। अब देखो 1.5 है ना, तो यह नीचे चलेगा, 1.5 नीचे चलेगा। अब इसी को कटिंग करना है दोस्त। अब इसी को कटिंग करेगा ना दोस्त, ये बचेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपका कांच का बच जाएगा, ये जो बचेगा ना आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच का बच जाएगा। सीधा सीधी पॉइंट है। और जो बचेगा ना, माध्यम में प्रकाश की चाल बचेगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बचेगा। मैंने संशोधन कर लिया अच्छी तरह से। इस तरह से न्यूमेरिकल देगा ना, तो सारा को ऐसे ही निकालना है। अब आगे देखना है दोस्त। हाँ, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहेंगे दोस्त, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहेंगे। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाएगा। जैसे कि इसको देखो दोस्त, फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक n1 है ना, और सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक n2 है ना। अब देखो इसी के अनुपात को क्या कहा जाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाएगा। जैसे कि n1 अनुपात n2 को क्या कहेंगे दोस्त, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाएगा। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाएगा दोस्त। अब आगे देखना है दोस्त। आगे बोलता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं दोस्त। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में यह क्या है दोस्त, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा इसी का है। अब देखो इससे प्रकाशीय माध्यम संघन होगा, इससे प्रकाश की चाल कम गमन करेगा इसमें, हीरे में। अब आगे पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म में किसे कहेंगे अच्छी तरह से, अब कल इसको पढ़ेंगे दोस्त। और आज भर इतना ही, बहुत सारा है और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा दोस्त। प्रिज्म में क्या है अब बताओ दोस्त।
क्या बोल रहे हैं वे बच्चा, क्या बोल रहा है? नीचे कीजिए तो, नीचे कीजिए तो। अभी और पढ़ाइए सर। बाबू थक जाते हैं, थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। आप तो तकिया लगाकर सूत के देखते होंगे। अब बताओ दोस्त, और हम किस स्थिति में हैं? हम आपको खड़ा होकर ही पढ़ा रहे हैं ना, तो थकेंगे ना, रियलिटी बात है। अगर इतना धीरे धीरे पढ़िएगा ना दोस्त, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चला जाएगा। प्रिज्म क्या है इसको समझने का प्रयास करिए दोस्त। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शित माध्यम होता है। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शित माध्यम है दोस्त। अब बताओ, 3 फलकों से घिरा हुआ है। ये देखो 3 फलकों से घिरा हुआ है तथा जिसका कोई 2 फलक आपस में समानांतर ना हो वह प्रिज्म कहलाता है। समानांतर नहीं होना चाहिए वे। और यह कांच का बना एक ऐसा पारदर्शित माध्यम है जो 5 सतहों से घिरा होता है, इसे प्रिज्म कहा जाएगा। जो 5 सतहों से घिरा जाएगा ना, इसी को प्रिज्म कहा जाएगा दोस्त। और ये देखो क्या कह रहा है दोस्त, अच्छी तरह से समझना। 2 फलक आपस में समानांतर नहीं हो सकते, और यह तीन फलकों से घिरा हुआ है। एक फलक यह हुआ दोस्त, देखो थोड़ा समझने का प्रयास करो। एक फलक यह हुआ, 2 फलक हुआ, और एक अलग होगा, 3 फलक होगा। यह समानांतर नहीं होगा, एक दूसरे का समानांतर नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ऐसी समझना है सारा कॉन्सेप्ट को। अब देखो दोस्त, आगे समझने का प्रयास करें। इसमें 7 रंग विभक्त किया जाएगा। हाँ, आगे देखो दोस्त, ये 5 सतहों से घिरा होगा ना, इसी को क्या कहेंगे? प्रिज्म कहा जाएगा। एक सतह ये हुआ दोस्त, हाँ, 5 सतहों से घिरा होगा, एक दूसरे के समानांतर नहीं होगा दोस्त। और 3 फलकों से घिरा होगा, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, ये 5 फलक, 5 सतहों से क्या होगा? घिरा होगा। 1, 2 और 3 और 4 और 1, 5 आपका हो जाएगा। अच्छी तरह से समझना है। त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या है दोस्त? अच्छी तरह से समझना है। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शित माध्यम जो 2 सम्मुख फलक आपस में समानांतर न हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहा जाएगा। जिसका आयताकार 3 हो और 2 त्रिभुजाकार है। आयताकार 3 होना चाहिए दोस्त, आयताकार 3 होना चाहिए। ये देखो दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, अच्छी तरह से समझो दोस्त। एक ये हुआ दोस्त, एक ये हुआ आयताकार, एक ओने होगा 2 गो। अब देखो दोस्त, अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट होगा ना, आयताकार पूरा ले लेंगे। 3 गो हो गया दोस्त। इसी को बोलेंगे त्रिपार्श्विक बोला जाएगा। हाँ, आगे समझना है। ये 2 त्रिभुजाकार है, 2 त्रिभुजाकार है दोस्त, 2 त्रिभुजाकार है। ये देखो त्रिभुजाकार है। एक यहाँ हो गया, अब देखो एक यहाँ हो गया। अब थोड़ा सुन और देखना है दोस्त। हाँ, एक यहाँ हो गया दोस्त। 3 त्रिभुजाकार होते हैं, इसीलिए त्रिपार्श्विक कहा जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको समझने का प्रयास करना, अच्छी तरह से समझना है। वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे दोस्त? हाँ, वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे? प्रिज्म है, प्रिज्म। ये प्रिज्म है दोस्त। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ से प्रकाश की किरण प्रवाहित किया जा रहा है, तो इन्हें एक पर्दा लेते हैं दोस्त, पर्दा। इन्हें एक पर्दा लीजिए, और जब प्रवाहित किए ना दोस्त, जब प्रकाश की किरण प्रवाहित किए ना, तो 7 रंग में विभक्त हो गया। बैजा
नीला है पीनाला। हाँ हाँ दोस्त, अब आगे समझने का प्रयास करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ट्रिक से है दोस्त। बैजानी है पी नाला, बैजानी है पी नाला, सीधा सीधी पॉइंट है दोस्त। 7 रंग विभक्त किया है। 1 हो गया दोस्त, और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, एक और ले लेते हैं, यहाँ 7 हो गया। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। ये पर्दे के बाहर क्या होगा, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। ये पर्दे के बाहर में, ये प्रिज्म में। अब देखो बैगनी होगा, बैगनी। जामुनी होगा, जामुनी। नीला होगा, ये नीला। हरा होगा, हरा। पीला होगा, पीला। नारंगी होगा, ये लाल होगा दोस्त, लाल होगा। इसको अच्छी तरह से याद करना है। आपका VVI है, बहुत VVI है। जब प्रकाश की किरण न्यूटन, हाँ, 1665 ईस्वी में यह प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवाहित किए ना, तो यह देखे कि पर्दे पर 1665 ईस्वी में, तो यह पर्दे पर देखे ना कि यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। एक पर्दा लिए, प्रकाश की किरण को प्रवाहित किए प्रिज्म में, और इन्हें पर्दे के इन्हें बाहर देख रहे हैं कि यह 7 रंग में अच्छी तरह से विभक्त हो रहा है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ये बीच में रहता है दोस्त, ये हरा रंग है, हरा रंग है दोस्त, हरा रंग है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है, अच्छी तरह से समझना। यहाँ बच्चे अधिक मात्रा में फंसता है, और क्योंकि मनीष ओझा से जुड़े हैं ना, तो अच्छी तरह से फंसने नहीं देंगे, और अच्छी तरह से फंसने नहीं देंगे दोस्त। मैं दावा के साथ कहता हूँ, 480 के टारगेट किए हैं ना, और मनीष ओझा से जुड़े हैं ना, तो आपका लाएगा ही। हाँ, मेहनत कैला पर आएगा ही आएगा। हर एक बच्चे की आएगा, मेहनत करेगा उसी को आएगा ना। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है दोस्त। हाँ, ये समझने का प्रयास करना है, अच्छी तरह से समझें। अब देखो दोस्त, थोड़ा सा समझो। हाँ, यहाँ नीला, हरा, पीला। नीला, हरा, नीला होगा। लाल, लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग है दोस्त, प्राथमिक। प्राथमिक रंग कौन कौन है दोस्त, बताओ। लाल, हरा और नीला आपका प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग है दोस्त आपका, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। समझने का प्रयास करें मैं क्या समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पीला हो जाएगा, पीला। अब यहाँ श्वेत हो जाएगा, श्वेत। और यहाँ देखो मजेंटा हो जाएगा, मजेंटा। हाँ, मजेंटा हो जाएगा, मजेंटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ श्याम हो जाएगा, श्याम रंग। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ना कि जब 2 रंग को आपस में मिलाएंगे ना, तो कौन रंग बनेगा, प्राप्त होगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ दोस्त। अब देखो कहेगा एग्जाम में कि लाल, हाँ लाल कहेगा, लाल प्लस
आपका कहेगा कि हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग होगा, तो कहना है कि पीला रंग होगा। अगर कहेगा दोस्त, हाँ अगर कहेगा कि हरा प्लस नीला को मिलाया जाए तो बताओ श्याम होगा कि ना होगा, श्याम रंग। इस तरह से दोस्त अब थोड़ा सुन और समझने का प्रयास करो। अगर देखो दोस्त कहेगा कि लाल और नीला को मिलाने पर, लाल प्लस नीला को मिलाओ तो बताओ दोस्त कौन रंग बनेगा, मजेंटा। मजेंटा रंग बनेगा, अच्छी तरह से बनेगा। और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्त। ये लाल और हरा को मिला रहे हैं ना, देखो लाल और हरा को मिलाएंगे ना तो बीच वाला बन जाता है सीधा सीधी। ये देखो हरा और नीला को मिलाएंगे ना तो श्याम रंग बन जाएगा। अब देखो लाल और नीला को मिलाएंगे ना तो मैजेंटा बन जाएगा, मजेंटा। अब देखो दोस्त यहाँ लाल है ना और यहाँ श्याम को मिलाएंगे ना तो श्वेत रंग बनता है, सीधा सीधी बात है। यहाँ देखो पीला है, पीला को मजेंटा से मिलाएंगे तो श्वेत रंग बनेगा अच्छी तरह से। ये देखो दोस्त नीला है और पीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, श्वेत रंग ही बनेगा। इस तरह से एक नंबर में मिलेगा आपको टिकअप करने के लिए। और अच्छी तरह से टिकअप करना है, गलत नहीं टिकअप करना है दोस्त। अगर 480 लाना है ना तो गलत को छांटना है। अब बताओ दोस्त एग्जाम में 3 को गलत अवश्य काट सकते हैं तो एक सही अवश्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये देखो रंग जो सारा है ना, सारा एकदम रंग सजा के लिखना है अच्छी तरह से, तभी आपका 5 नंबर में देगा। हर एक बार देता है दोस्त, हर एक बार देता है, मिस नहीं करता है ये बिहार बोर्ड। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से समझे। ये देखो बीच में हरा होता है ना तो हरा बीचे में रखना है, लाल सबसे नीचे रहता है तो नीचे रखेंगे, बैगनी के ऊपर रहता है तो बैगनी रखेंगे। ये इस तरह से नंबरिंग भी पूछ देता है कि आपका हरा कैमा स्थान पर आता है, तो 1 2 3 4 चौथा स्थान पर आता है। ठीक है दोस्त, अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। लाल का तरंगधर्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल का तरंगधर्य सबसे ज़्यादा होता है दोस्त। अब विचलन जो होगा ना इसमें सबसे कम हो जाएगा। अब बैगनी का तरंगधर्य सबसे कम होता है, विचलन मान सबसे ज़्यादा होता है बैगनी में। अच्छी तरह से सारा कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, तभी आप सिलेक्शन अच्छी तरह से पा सकते हैं। 480 के टारगेट रखे हैं ना तो अच्छी तरह से आएगा दोस्त। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। किस तरह से डिफिनेशन लिखना है दोस्त। जब श्वेत प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश गुजारिए या सूर्य के प्रकाश गुजारिए दोस्त, बात एक ही पड़ेगा। जब किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म में गुजारेंगे ना, श्वेत प्रकाश रहे या सूर्य के प्रकाश रहे, तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। जब ये देखो दोस्त थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, सारा डाटा समझे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। धीरे धीरे एक दिन बढ़ते हुए चला जा रहा है और एग्ज़ाम नज़दीक आते हुए चला आ रहा है। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अगर 480 लाना है ना तो मेहनत की हो सकता है। ये देखो दोस्त क्या है, ये देखो प्रिज्म में, ये देखो प्रिज्म में। अब देखो प्रिज्म में क्या है, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के किरण इसमें गुजार रहे हैं। तो इन्हें बताओ दो 7 रंग में विभक्त हुआ है, 7 रंग में विभक्त हुआ है। इसी को वर्ण विक्षेपण कहेंगे, इसी को वर्ण विक्षेपण कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्त। सीधा सीधी पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण या सूर्य के प्रकाश की किरण इसमें गुजार रहे ना प्रिज्म में, तो ये क्या करेगा, इधर बाहर की ओर 7 रंग में विभक्त कर जाएगा। इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा। अब डाउट क्लियर हुआ कि ना हुआ दोस्त, मेरे कमेंट में बताओ। अच्छी तरह से बताने का प्रयास करो दोस्त, अच्छी तरह से बताने का प्रयास करो। अब देखो वर्ण पट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वर्ण पट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, थोड़ा समझाओ दोस्त अच्छी तरह से। अब बताओ दोस्त, कमेंट में डालो किस तरह से डिफिनेशन दीजिएगा।
अब थोड़ा समझने का प्रयास करो दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। वर्णपट या स्पेक्ट्रम दोनों एक ही हैं दोस्त, दोनों एक ही हैं। अगर एग्जाम में देगा कि स्पेक्ट्रम क्या है तो अच्छी तरह से उसी तरह से डिफिनीशन देना है जिस तरह से ये डिफिनीशन लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चे ये वर्णपट कहे तो इसी तरह से डिफिनीशन देना है जिस तरह से स्पेक्ट्रम के देते हो। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, अच्छी तरह से मेहनत करें, आपका सफलता एक दिन भविष्य में 480 लाना है ना, तो मेहनत कीजिएगा तभी आएगा बच्चे। आप लोग हल्ला मत करें दोस्त, क्योंकि हल्ला कीजिएगा ना तो मेरे को डिस्टर्ब होता है। अब बताओ डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, शरीर के टावर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। जब सिम देखो दोस्त छोटा है, सिम क्या है एकदम छोटेगा है, सारा डाटा को चलता है सिम पर चलता है मोबाइल, और मेरा मेमोरी है ना, मेमोरी छोटा ही है और काम देखो कितना कर रखे। अब आगे समझना है दोस्त, धीरे धीरे समझना है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, हमें यही पूछ रखा है ना, यही ना पूछ रखा है दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। प्रिज्म के बाहर स्थित पर्दे जिस पर सातों रंग प्राप्त होता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म, ये प्रिज्म है दोस्त, प्रिज्म, ये जहाँ है ना प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजार रहे ना, श्वेत प्रकाश की किरण गुजार रहे ना, तो पर्दे पर क्या हो रहा है, 7 रंग में विभक्त हो रहा है, 7 रंग में विभक्त हो रहा है। इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, इसी को वर्णपट कहा जाएगा। दोनों एक ही तरह, इसी तरह से डिफिनीशन देना है। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछता है दोस्त, स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे या वर्णपट किसको कहेंगे, तो सीधा सीधी पॉइंट है कि जिसके बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर सातों रंग में विभक्त हो जाए उसी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, वर्णपट कहेंगे। अब बताओ काला रंग पर कभी 7 रंग में विभक्त होगा क्या, नहीं हो सकता। सफ़ेद पर्दा लो तब आपका 7 रंग में विभक्त हो जाएगा बाहर। अच्छी तरह से न्यूटन ने बोला था कि 1665 ईस्वी में यही बात बताए थे कि प्रिज्म में जब प्रकाश के किरण को गुजारते हैं ना, श्वेत प्रकाश के किरण को गुजारते हैं ना, तो ये सफ़ेद पर्दा के बाहर क्या होगा, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। इसी को कहेंगे दोस्त, बताओ वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहेंगे। दोनों एक ही नाम है। एक बच्चे के 2 नाम अवश्य हो सकते हैं दोस्त, अवश्य हो सकते हैं। अब बताओ दोस्त, एक बच्चा ने जन्म लिया, किसी माँ के गोद से जन्म लिया दोस्त। अब बताओ वे माँ क्या करेगा, एक नाम देगा, और गांव घर में जिस रूप से वह अपना काम करे लगेगा बच्चा ना, उस तरह से उसको नाम फिर अलग से दिया जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्त, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छी तरह से क्लियर करना है। ये देखो, यह 2 प्रकार के होते हैं। अब कहेगा वर्णपट या स्पेक्ट्रम जो है ना दोस्त, यह 2 प्रकार के होते हैं। वर्णपट कहेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम भी कहेगा ना कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। सीधा सीधी बात है दोस्त। अब देखो वर्णपट, एक होता है शुद्ध वर्णपट होता है, एक होता है अशुद्ध वर्णपट होता है। अब देखो दोनों में क्या होता है दोस्त ना, शुद्ध वर्णपट उसको कहेंगे जिसमें, क्या बोल रहे हैं, नीचे कीजिए तो, कहाँ से हैं सर, बाबू औरंगाबाद। औरंगाबाद ज़िला से हूँ दोस्त, और छोटा सा शहर है, उपहारा शहर है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं से ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ अच्छी तरह से। अगर नज़दीक में है दोस्त तो आकर हमसे ऑफलाइन
अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और दूर से हैं दोस्त तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर लगा रहें, आपका 480 बरकरार रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है 480। हाँ, तभी मेहनत तो करनी पड़ेगा ना, बिना मेहनत के कैसे हो सकता है बताओ मेरे को। अगर कहेगा कि वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। एक होता है शुद्ध होता है, एक होता है अशुद्ध होता है दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। अशुद्ध किसको कहेंगे दोस्त? अशुद्ध किसको कहेंगे? शुद्ध किसको कहेंगे? अशुद्ध किसको कहेंगे? कि वैसा वर्णपट, देखो यहाँ वैसा वर्णपट जो रंग 7 रंग में विभक्त हो जाए उसी को कहेंगे शुद्ध वर्णपट कहा जाएगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि पर्दे पर 7 रंग में विभक्त हो जाएगा ना, उसी को वर्णपट कहा जाएगा। अब बताओ अशुद्ध वर्णपट किसको कहेंगे दोस्त? अशुद्ध वर्णपट किससे कहेंगे? तो वैसा वर्णपट जिस पर 7 रंगों में विभक्त नहीं दिखाई देता है उसी को अशुद्ध वर्णपट कहा जाएगा। अब डिफिनीशन किस तरह से एग्जाम में लिखना है, अच्छी तरह से समझना है। बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार कहानियाँ बनाने पड़ता है बच्चे को। अब देखो वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। सीधा सीधी बात है दोस्त। पर्दे पर 7 रंग में विभक्त हो जाएगा ना, उसी को शुद्ध वर्णपट कहेंगे या शुद्ध स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। अब देखो दोस्त अशुद्ध वर्णपट किसे कहेंगे दोस्त? अब देखो एग्जाम में कैसे कहानियाँ बनाना है दोस्त और उसको समझना है। वैसा वर्णपट जिस पर सभी स्पष्ट रूप से रंग नहीं दिखाई देता है उसे अशुद्ध वर्णपट कहेंगे या अशुद्ध स्पेक्ट्रम, अशुद्ध क्या कहेंगे दोस्त? स्पेक्ट्रम कहेंगे। अच्छी तरह से समझिए दोस्त, अच्छी तरह से समझे। हमको ना लगता है कि अब नहीं समझ में आया होगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मैंने बार बार बता रहे हैं दोस्त कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन विचलन कोण जो है ना, विचलन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी के। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये तरंगदैर्घ्य जिसका कम रहेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम रहेगा उसका विचलन मान सबसे अधिक होगा। सीधा सीधी पॉइंट है। अब देखो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और इसका विचलन कोण सबसे कम होता है। ये देखो विचलन कोण सबसे कम होता है दोस्त। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये जो है ना बहुत VVI है, ये बहुत VVI है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है। कंपटीशन में भी यह प्रश्न पूछता है। अब बच्चे घबरा जाते हैं दोस्त। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन से घबरा जाएगा तो वह सिलेक्शन ले पाएगा क्या? नहीं ले सकता है, मैं दावा ठोके कह रहा हूँ दोस्त। अब देखो वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है? वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, अच्छी तरह से समझना है। वर्ण विक्षेपण की सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग 2 रहने के कारण विचलन भी अलग 2 होगा और इसी के कारण वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाएगा। वर्ण विक्षेपण की घटना किसे कहेंगे दोस्त? एग्जामों में अच्छी तरह से आएगा, तो कैसे डिफिनेशन देना है उसको समझना है। तरंगदैर्घ्य अलग 2 होना चाहिए, अलग तरंगदैर्घ्य 2 होना चाहिए और विचलन 2 अलग होना चाहिए। इसी को बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाएगा दोस्त। फिर से समझने का प्रयास करें, फिर से समझे दोस्त। सभी रंग का तरंगदैर्घ्य अलग 2 होना चाहिए, सभी रंग का तरंगदैर्घ्य अलग 2 होना चाहिए और विचलन का रंग 2 अलग होना चाहिए। इसी को कहेंगे दोस्त, इसी को कहेंगे कि वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाएगा। सीधा सीधी बात है दोस्त। अब आगे समझना है क्या पूछ रखा है। ये देखो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे प्रयोग कर द्वारा दिखाएं। अब बताओ दोस्त, इसमें क्या लिया? 2 प्रिज्म लिया है। ये देखो 1 है और 2 है। ये आधार देखो इस तरह से एक लिया ऊपर में, एक नीचे में आधार लिया। और जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत के प्रकाश के किरण को प्रवाहित किया ना, तो 7 रंग में इन्हें में दूसरे प्रिज्म में चला गया और देखो इस तरह से भेका मार लिया, फिर श्वेत रंग उत्पन्न कर लिया। इसी को क्या कहेंगे?
श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है, इसी को प्रयोग करके हमको दिखाना था अच्छी तरह से। अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करें, अच्छी तरह से समझें। हाँ, हाँ, श्वेत प्रकाश। ये देखो दोस्त, श्वेत प्रकाश है। हाँ, थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमको प्रयोग करके दिखाना है ना, साबित करना है। ये बेचारे क्या पूछ रखे हमसे, ये श्वेत प्रकाश है। अब देखो यहाँ से भेका मान लेगा श्वेत प्रकाश, फिर श्वेत प्रकाश उत्पन्न कर लेगा, श्वेत प्रकाश ही उत्पन्न कर लेगा। अब देखो सूर्य की प्रकाश, हाँ, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश इसमें गुजार रहे हैं। ये 7 रंग में विभक्त हो गया दोस्त। थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है दोस्तों, अच्छी तरह से समझें। हमको ये प्रश्न बहुत देखे पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में। अब देखो दोस्त, ये देखो सारा रंग ले लो, हाँ, ये हरा है। अब देखो पीला ले लेते हैं, ये पीला है, नारंगी है, नारंगी ले लिए दोस्त। ये लाल है दोस्त। अब देखो दोस्त, यहाँ जामुनी बैगनी, इस तरह से ले रहे हैं दोस्त, कोई भी ले रहे हैं, खाली सिर्फ समझना है बस। सिर्फ समझना है दोस्त, सारा रंग मिला ही नहीं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है, नामकरण कर रहे हैं। ये जा है दोस्त, बस से बैगनी हो गया, बैगनी, जामुनी। ये देखो दोस्त, नीला हो गया, नीला, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, और नारंगी हो गया, लाल हो गया। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। विचलन भला ही ज़्यादा है बैगनी का, लाल का विचलन कम है। अब देखो दोस्त क्या है, ये सारा रंग इस तरह से चला जाएगा, ये सारा रंग इस तरह से जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, हाँ, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। और फिर क्या करेगा ना दोस्त, फिर ये फर्स्ट प्रिज्म है, सॉरी,
ये फर्स्ट प्रिज्म है, और ये जो है ना दोस्त ये आधार है आपका, और ये भी जो है ना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना आपका आधार है, आधार है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। जब पहला प्रिज्म में पहला प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारे, अब देखो दूसरा प्रिज्म में गया, अब ये दूसरा प्रिज्म है, सेकंड प्रिज्म है, सेकंड प्रिज्म है दोस्त। जब दूसरा में गया ना तो यह फिर क्या हुआ, श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हुआ, श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ। अब इसी को हमको दिखाना था अच्छी तरह से, कि यह बोल रहा था कि साबित करो, मैंने अच्छी तरह से साबित कर दिया दोस्त, अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और इस तरह से ही बनाना है, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। इस तरह से बनाइएगा ना तो आपको 5 में 5 नंबर देगा, 1 नंबर ना काटेगा। वे जो व्यक्ति चेक करते होंगे ना कॉपी, वे देखे होंगे। हाँ क्या बोल रहे हैं, अरे बाबू कोई रंग ले लो ना, उससे क्या दिक्कत है। अच्छी तरह से सारा रंग नहीं मिला इसीलिए छोड़ दिए, ठीक है। अब देखो दोस्त, इसको समझने का प्रयास करें। सारा रंग यहाँ पर ही उत्पन्न हो गया, फिर इसमें भेका मारा, किस तरह से भेका मारा, श्वेत ही भेका मारा है, यानी कि सेकंड प्रिज्म में भी श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। और हमको यही दिखाना था प्रयोग करके अच्छी तरह से। अब देखो, सूर्य की प्रकाश या श्वेत प्रकाश की किरण फर्स्ट प्रिज्म में प्रवाहित किए तो सेकंड में गया, फिर सेकंड प्रिज्म में गया ना तो फिर क्या हुआ, भेका मारा, श्वेत प्रकाश से भेका मारा। इसी को हमको दिखाना था अच्छी तरह से। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये देखो दोस्त, उस तरह से है कि ना है। देखो ये आधार है, ये भी आधार है। श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में गया ना, फर्स्ट प्रिज्म में गया ना, और फिर क्या किया, ये देखो 7 रंग में गया, 7 रंग में गया, 7 रंग के बाद दूसरा प्रिज्म में गया, और गेला के बाद में देखो इन्हें फिर क्या हुआ, श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हुआ, श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हुआ। सीधा सीधी पॉइंट है, यही हमको दिखाना था अच्छी तरह से। और पूछ रखा था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इससे प्रयोग करके हमको दिखाना था, मैंने दिखा दिया अच्छी तरह से। अब देखो किस तरह से डिफिनेशन लिखना है एग्जाम में, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। हाँ, इसको देखो किस तरह से समझना है दोस्त। ये देखो, इस प्रयोग के कारण के लिए 2 प्रिज्म की आवश्यकता होता है। अब बताओ, इसको प्रयोग अगर अच्छी तरह से करना है ना तो 2 प्रिज्म की आवश्यकता है। अब देखो, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण है, इसको प्रयोग करके दिखाएं। ये प्रश्न बहुत भी आया है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखता हूँ दोस्त, हर साल देखता हूँ और उसका संशोधन अच्छी तरह से करता हूँ। अब देखो, 2 प्रिज्म की आवश्यकता है। देखो, 1 प्रिज्म 2 प्रिज्म हो गया। अब देखो आगे समझने का प्रयास करें। पहले प्रिज्म का आधार नीचे, पहले प्रिज्म का आधार ये वाला नीचे, और दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर। देखो ये वाला आधार ऊपर हो गया, आधार हो गया ऊपर। अब देखो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया गया है, और मैंने बना के भी दिखाया है आपको अच्छी तरह से। अब आगे समझने का प्रयास करना है दोस्त। जब पहले प्रिज्म में श्वेत के प्रकाश को भेजा जाता है, बिल्कुल भेजा जाता है, मैंने भी भेजा, इसी तरह से भेजा। जब श्वेत प्रकाश को पहले प्रिज्म में भेजा, अब देखो वर्ण विक्षेपण होने के कारण अब फिर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है बाहर में। अब देखो आगे समझने का प्रयास करें। यह 7 रंगों में बट जाते हैं, बिल्कुल बटा था, मैंने बांटा भी था, अच्छी तरह से बांटा है दोस्त बना के कलमों से। अब देखो 7 रंगों में रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है। अब देखो, अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है, और अब देखो श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, तो वह बिंदु पर जमा हो जाता है। सब सारा क्या होगा, वह इकट्ठा हो जाएगा, सारा रंग इकट्ठा हो जाएगा। देखो इकट्ठा हुआ है, और इकट्ठा होकर क्या करेगा, श्वेत प्रकाश उत्पन्न होगा। श्वेत प्रकाश उत्पन्न दिखाई देने लगता है। यहाँ देखो, श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगती है। इस तरह के प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
हाँ दोस्तों, आज भर इतना ही और मिलते हैं कल इसी टाइम में। और जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ ना तो आपके मोबाइल पे चले जाएंगे। हाँ, लाइक करें दोस्त, शेयर करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से हमें शेयर करें दोस्त। वीडियो के इतना शेयर करें कि आपका मोबाइल में जितना डाटा बचा हुआ है ना, शेयर करते करते आपका डाटा में समाप्त हो जाए अच्छी तरह से। अगर किसी बच्चों को अगर पीडीएफ लेना है ना, मैंने इस पीडीएफ को 2 वर्ष टाइम देकर बनाया हूँ, 2 वर्ष लगा दिया हूँ पीडीएफ को बनाने में दोस्त। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ लेना है ना तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 95 073 55 827। इस नंबर पर कॉल करें और डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कोई सस्पेंस नहीं है। अगर पीडीएफ लेना है ना, क्लास 10th का लेना है या 12th का लेना है, आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा दोस्त इसी नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर है ये, और अच्छी तरह से ले लेना है और तब देखना है दोस्त 480 आता है कि नहीं आता है। अगर इतना टारगेट रखे हैं ना दोस्त, 480 टारगेट रखा है ना, तो बिल्कुल आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल आ जाएगा। बिहार बोर्ड का बहुत ईजी हो गया है एग्ज़ाम। दोगुना पूछता है दोस्त, दोगुना पूछता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है दोस्त। कोई भी बच्चे को अगर पीडीएफ लेना है ना तो इस नंबर पर कॉल करें, अपना पीडीएफ को अच्छी तरह से प्राप्त कर ले। सारा सब्जेक्ट है दोस्त क्लास 10th का और 12th का भी है सारा सब्जेक्ट का। तो यह इस पे कॉल करके और पीडीएफ को अच्छी तरह से प्राप्त कर ले। मैंने 2 वर्ष टाइम दिया है पीडीएफ बनाने में। तो दोस्त आज भर इतना ही। और न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इतना शेयर करें कि शेयर करते करते आपका मोबाइल में डाटा समाप्त हो जाए, शेयर करते करते दोस्त। और मिलते हैं दोस्त कल इसी टाइम में 2 बजे मिलते हैं दोस्त इसी टाइम में 2 PM में। और 3-4 दिन के क्लास और रह गया है, ये प्रकाश के अपवर्तन ख़त्म कर लेंगे दोस्त अच्छी तरह से। सारे बच्चे इसी टाइम में जुड़ने का प्रयास करें, आगे पीछे न जुड़े दोस्त, ताकि जो वर्ड मैं पढ़ा दूंगा फिर उसको कैसे फिर पढ़ा सकता हूँ। हाँ दोस्त, तो 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। और इसी टाइम में अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है और शेयर करना है। जो भी व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त, लाइक कर देना है।